गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग इस समय सभी अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए आज हम लोग अपने इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला वीडियो जो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आज के वीडियो में आपको कुछ समझ में आने वाला है। क्योंकि आज का वीडियो जो है हमारा वह स्पेशल रूल पर आधारित है, या जिसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस पर पकड़ बन चुका है, वो आगे इसको कंटिन्यू रखिए। चलिए सबसे पहले तो आप लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने इस टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब बात आती है तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि आखिर ये है क्या। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पिछले वीडियो में मैंने इसके पहचान के बारे में, किस तरह इसमें वर्ब को यूज़ किया जाता है और इसके सिंपल स्ट्रक्चर्स को मैंने बताया था। अब देखिए, स्पेशल रूल्स कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला रूल तो ये है, यदि दो उपवाक्य के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी वाक्य का ऐसा भाग जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। यदि दो उपवाक्य यदि दो उपवाक्य किसी वाक्य में फ्यूचर टाइम को दर्शाते हों, किस चीज को दर्शाएं, फ्यूचर टाइम को अगर दर्शा रहे हों तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। देखिए, दो वाक्य किसी वाक्य में फ्यूचर टाइम को दर्शाते हों तो कंडीशनल वर्ड, मतलब शर्त सूचक शब्द, जैसे यदि, जब, जैसे बोला जाए यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर कंडीशनल कौन सा होगा, तो आप बताएंगे कि यदि जब लग गया तो यह कंडीशनल हो गया। तो कंडीशनल वर्ड से शुरू होने वाले क्लाउज, यानी चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है और कई ऑब्जेक्टिव इससे आते हैं। तो देखिए कैसे इससे आएंगे, पहले आप लोग इसको उतारिए एक बार और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। पहले उतार लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा कि दो उपवाक्य। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कैसा दो उपवाक्य होगा।
यदि वह नाचेगा तो मैं गाऊंगा। चलिए ये एक सेंटेंस है, लेकिन देखिए सेंटेंस में दो भाग हैं। कौन कौन से दो भाग हैं भाई? तो एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यदि वह नाचेगा तो, और दूसरा मैं गाऊंगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह हो गया आपका कौन सा, ये मतलब डिपेंडेंट क्लाउज है। किस पर डिपेंडेंट है? इस पर, मैं गाऊंगा। तो अब देखिए मैं गाऊंगा, यहाँ ये वाला चीज़ है, यदि वह नाचेगा तो मैं गाऊंगा। कब गाएगा भाई? यदि वह नाचेगा तो। अब दोनों में गागेगी लगा हुआ है। देखिए कि यहाँ सेंटेंस है कि यहाँ सेंटेंस है। कभी कभी ऐसे सेंटेंस में ऐसा भी रहता है, यदि वह नाचता तो मैं गाता। ये अलग चीज है, ये पास्ट टाइम को दर्शा रहा है। यदि वह नाचता तो मैं गाता, यानी ना नाचा ना मैंने गाया, ये पास्ट टाइम को दर्शा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है? यदि वह नाचेगा तो मैं गाऊंगा। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में कौन सा आएगा, फ्यूचर में कौन सा आएगा? चलिए अब देखते हैं। देखिए इसमें कंडीशन वर्ड से कौन सा आ रहा है, कौन सा कंडीशन वर्ड है इसमें? तो बताएंगे कि यदि वाला जो है या कंडीशन वर्ड से शुरू होने वाला क्लाउज है। इफ से शुरू हो जाएगा, चलो ठीक है। याद रखिएगा आप लोग कि कभी भी इफ वगैरह जब कंडीशनल सेंटेंस आ गया और दूसरा एक और उसमें क्लाउज है, तो इफ के साथ सेल विल यूज नहीं होता है। तो सीधा सीधी बात है कि इफ के साथ यहाँ पर ही यूज हो जाएगा। अब नाचेगा, गागेगी लगा हुआ है, फिर भी ही के साथ विल अगर हम लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे भाई? ही के साथ विल नहीं लगाना है। सेंटेंस अफर्मेटिव है, नाचेगा, नाचना। नाचना का इंग्लिश क्या है? नाचना का इंग्लिश हो जाएगा इफ ही डांसेस। इफ ही डांसेस। अब एक चीज और ध्यान में रखना है कि इफ अगर आ गया तो यहां पर हम देन, तो के लिए देन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? कि यदि आप यहां पर देन लगाते हैं, देन आई सेल सिंग, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा भाई? तो इफ से शुरू होने के बाद यहां से यहां तक एक सेंटेंस जो आया हुआ आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज बनेगा, और देन से भी शुरू होने के बाद एक सबऑर्डिनेट क्लाउज ही बन जाएगा, क्योंकि देन या कंजक्शन हो जाएगा। अब देखिए जब दो कंजक्शन रहते हैं एक साथ तो कभी भी वह सेंटेंस पूरा नहीं होता है। दोनों तो डिपेंडेंट ही हो गया। किस पर डिपेंडेंट है? पता ही नहीं चल रहा है किस पर डिपेंड है। इस कारण से यहाँ पर देन नहीं लिखेंगे, इसको सीधा सीधा क्या करेंगे? कोमा लिख दीजिए, या नहीं भी लिखेंगे कोमा तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ ही डांसेस आई सेल सिंग। अब कहीं कहीं पर सेल की जगह विल का भी यूज किया जा सकता है। इंग्लिश में डायरेक्ट आपको अगर कन्वर्ट करना है तो वहां पर आप सेल भी यूज कर सकते हैं। क्यों सेल यूज करेंगे, अब इस चीज पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर सेल के जगह पर विल यूज कर लेते हैं तो यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस जगह इसको इम्फेटिक बनाने के लिए हम कर सकते हैं, यानी अवश्य होगा ऐसा। तो इस कारण से हम यहाँ पर सेल की जगह विल का यूज कर सकते हैं। अब देखिए इफ ही डांसेस आई सेल गो, यहाँ पर कोमा भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से दोनों सेंटेंसेस को हम लोग इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। अब एक और सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अगर वह नहीं रोएगा तो वे लोग उसे, यदि वह नहीं रोएगा तो वे लोग उसे नहीं खिलाएंगे। चलिए इसको बनाइए आप लोग और उतार लीजिए इसको। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या है, अगर वह नहीं रोएगा तो वे लोग उसे नहीं खिलाएंगे, यानी इफ। अब नहीं रोएगा, यहाँ पर भी यह नहीं रोएगा गागेगी वाला सेल विल नहीं लगाना है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा।
यानी प्रेजेंट के साथ फ्यूचर यूज हो सकता है। अब ये नहीं करेंगे कि आप प्रेजेंट के साथ पास्ट यूज़ कर दें, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर डूडज यूज़ कर दिए और यहाँ वुड यूज़ कर दिए। प्रेजेंट के साथ या तो प्रेजेंट चलेगा या फ्यूचर चलेगा, यानी हमारे वर्तमान के साथ हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है या फिर वर्तमान के साथ हमारा वर्तमान ही जुड़ा हुआ है। तात्कालिक वर्तमान बोल लीजिए उसको, अभी अभी तुरंत जो हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है। लेकिन कभी भी हमारा जो वर्तमान है वह भूत से जुड़ा हुआ नहीं, यानी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, आप अपने व्यक्तिगत तौर पर इसे नहीं लेंगे। तो सेंटेंस में हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके साथ हमेशा फ्यूचर टाइम चलेगा। और फ्यूचर टाइम में हम लोग जानते हैं कि आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं सामान्य वाक्यों में, और अन्य सभी सेंटेंस, अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज़ किया जाता है सामान्य वाक्यों में। सो दैट्स वाई दे के साथ विल का यूज़ हुआ, दे विल नॉट। और उसके बाद खिलाना का क्या इंग्लिश होगा भाई, फीड। सेल विल के बाद दी का यूज़ हुआ है। ऑब्जेक्ट भी है इसमें, किसको नहीं खिलाएंगे, उसे। उसे पता नहीं है कौन है उसे, तो उसे का जब पता नहीं रहता है हमें किसी भी सेंटेंस में उसे कौन है या इसका जेंडर कौन सा है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि ग्रामर कहता है कि आप मैस्कुलिन को मानिए, यानी आप ही को उठाइए। उसे का अर्थ है यहाँ पर कि कोई लड़का ही हो सकता है। ग्रामर कहता है, इंग्लिश ग्रामर, कि आप हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को उठाइए जब आपको पता नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ही के ऑब्जेक्टिव केस हिम को लिया है। अब कोई कहेगा यहाँ पर वे लोग उसे नहीं खिलाएंगे, तो वह उसे कौन है। अब ये तो सेंटेंस पर भी दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा दिखे कि पता नहीं चल रहा है कि वह लिखा हुआ है और पता नहीं चल रहा है कि क्या है। जैसे कि वह ईमानदार है। अब ऐसे सेंटेंस में जब वह ईमानदार है, आपको पता लग रहा है कि वह ईमानदार है, तो वह के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं। कोई कहेगा हम ही यूज़ करेंगे, कोई ये भी तो कह सकता है कि वह ईमानदार है। लड़की भी तो हो सकती है, लड़की भी तो ईमानदार हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में जब इस तरह के कन्फ्लिक्शन में आप हों तो इंग्लिश ग्रामर को सुनिए। इंग्लिश ग्रामर ने सीधा सीधा कहा है कि यदि आपको जेंडर में प्रॉब्लम हो रहा हो, पता नहीं चल रहा हो क्या है, कौन सा है, मैस्कुलिन है फेमिनिन है, तो हमेशा मैस्कुलिन के साथ चलिए। यानी इंग्लिश ग्रामर हमेशा लड़कों के साथ चलता है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, इफ़ ही डज नॉट वीप दे विल नॉट फीड हिम। अब यहाँ से इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग यहाँ एसआर यानी स्पेशल रूल के ही दूसरे नियम पर चलते हैं। बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि इससे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। चलिए पहले सीधे सीधे रूल को लिख लीजिए, कोई शॉर्टकट नहीं, एकदम सीधे सीधे हम लोग चल रहे हैं, शॉर्टकट पर नहीं चल रहे हैं, शॉर्टकट पर नहीं जाना है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रूल को आप समझ गए होंगे। यदि भविष्य की किसी घटना की जानकारी हमें अब देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा, जो ही सूरज उगेगा अंधेरा दूर हो जाएगा। देखिए इसमें भी दो सेंटेंस हैं, और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह एक डिपेंडेंट क्लाउज है और दूसरा प्रिंसिपल क्लाउज है। एज सून एज द सन। अब देखिए यहाँ पर जैसे सूरज उगेगा, उगना का राइज होता है, लेकिन सन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें एस लग जाएगा। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है किसमें एस लगेगा किसमें नहीं लगेगा। अब इसमें देखिए द सन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, कोमा, अंधेरा दूर हो जाएगा। अब देखिए अंधेरा दूर हो जाएगा, जैसे सूरज उगेगा तैसे ही अंधेरा दूर हो जाएगा। जब दो कंडीशनल सेंटेंस में, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों क्रिया जो है दोनों के बीच समयांतराल बहुत कम है और यूनिवर्सल होता है, यानी कि एक जैसे सूरज उगेगा तो ये एकदम पक्का बात है कि सूरज के उगने के साथ अंधेरा एकदम निश्चित दूर हो जाएगा। तो जब ये पक्की बात हो कि एक
सेंटेंस में जो वर्ब है उसके होने के बाद तुरंत ही, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत यहाँ पर क्या है, तुरंत हमारा क्या हो रहा है कि सूरज उगा अंधेरा दूर हुआ। तो ऐसे कंडीशन में दोनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। डार्कनेस गोज अवे। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने सेल विल का यूज नहीं किया, तो ऐसा भी सेंटेंस आ सकता है आपको। तो आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है कि कहीं दोनों सेंटेंस जो है वह यूनिवर्सल तो नहीं है, सार्वभौमिक सत्य तो नहीं है, यानी वैसा सत्य जिसे कभी झुठलाया ना जा सके, कहीं ऐसा सेंटेंस तो नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया है। चलिए अब दूसरे अगले रूल पर हम लोग चलते हैं। इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि भविष्य की किसी घटना की जानकारी यदि हमें पहले हो जाए, यानी कोई काम जो फ्यूचर टाइम में होने वाला है, अगर वो आपको पहले पता चल जाता है तो बताइए क्या आप कहेंगे कि वह फ्यूचर है। अगर फ्यूचर की बात आपको पहले पता चल जाए कि गाड़ी जो है इतने बजे खुलेगी, तो अब वह सेंटेंस फ्यूचर रहा। थोड़ा जोर लगाइए अपने दिमाग पर, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि नहीं, ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर के सेंटेंस में नहीं ला सकते हैं क्योंकि फ्यूचर हमें पता नहीं है। तो यदि समय दिया गया हो पहले से और एकदम पक्का पक्की पता हो हमें कि ये होगा ही, यानी लगभग वो बातें सच होनी चाहिए कि नहीं ऐसा हो, जैसे कोई कह देगा कि मैं कल वहाँ जाऊँगा और आप बोलिएगा ये भी यूनिवर्सल है मैं जाऊँगा। देखिए हम लोग आम आदमी हैं और आम आदमी का जाना आना जो है उसकी निश्चितता वैसी नहीं होती है। जैसे अब प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाए कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कल श्रीलंका जाएंगे या कल दिल्ली आएंगे, इस तरह की जानकारी अगर हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि यह फ्यूचर का सेंटेंस नहीं रहा क्योंकि एकदम पक्का पक्की मीडिया में बात फैल गई है वो। अब ये दूसरी बात है कि एकाएक रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर का सेंटेंस ही कहें, मतलब फ्यूचर का नहीं कहेंगे, उसको प्रेजेंट का ही सेंटेंस मानेंगे। जैसे देखिए
देखिए इसके कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूं यहां पर कि इस तरह के सेंटेंस में जो कंफ्यूजन आता है तो उसको दूर कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है कि प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे। कल यहां आने की बात है, प्रधानमंत्री की बात है, तो तय है कार्यक्रम, और इसलिए इसको हम फ्यूचर में नहीं लेके जाएंगे। The Prime Minister comes here tomorrow. Prime Minister comes here tomorrow. क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है उसका आना या जाना या कोई भी काम करना, ये गणमान्य लोग हैं या कोई फिल्म के ही स्टार हैं या कोई भी ऐसा पर्सन जिसका आना जाना निश्चित हो, उसके बारे में यानी मीडिया को पता रहता है। अब हम लोग तो भाई आम आदमी हैं, हम लोग तो कहीं चले जाएंगे, आज बोलेंगे कि मैं कल वहाँ जाऊँगा, हो सकता है कल नहीं, नींद नहीं टूटे मेरी, सुबह सुबह मैं नहीं जा पाया। तो ऐसे में आम आदमी की बात नहीं करनी है, यहाँ पर खास आदमी की बात करनी है, स्पेशल पर्सन हो। अब देखिए दूसरा मैंने लिखा है मैं कल वहाँ जाऊँगा। देखिए अगर ऐसे सेंटेंस में बोलचाल की भाषा में आप बोल रहे हैं, यानी इन योर स्पोकन टर्म, यू मे यूज दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिकॉज यू आर स्पीकिंग टू द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू। जो आपके सामने उसको आप बोल रहे हैं तो उसको बोल सकते हैं, उसको दिला सकते हैं दिलासा कि मैं ये काम करूँगा। लेकिन जब लिखा हुआ रहेगा, लिखने के क्रम में कौन विश्वास करेगा भाई कौन है मैं, पता नहीं है। तो ऐसे में इसको आई शैल गो देयर टुमारो, यानी जब आपको ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाएगा तो आपको वहां शैल या विल ही लगाना होगा। अब वहां पर आप ये वाला चीज यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखिए आगे, ये दोनों लिख लीजिए, 1 नंबर और 2 नंबर। यदि वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया जानता है, जानती है, जानते हैं, मुख्य क्रिया के रूप में जानता है, जानती है, जानते हैं, आता है, etc लगा हो, तथा वाक्य में एक और क्रिया का जिक्र हो तो दूसरी क्रिया को, दूसरी जो क्रिया होगी उस क्रिया को हाउ प्लस 2 प्लस V1 लिखा जाता है। दैट मीन्स कि आप बोल सकते हैं इफ योर सेंटेंस, यदि आपका जो सेंटेंस है वेयर देयर इज नो, KNOW नो एज अ मैन वर्ब, नो जो है वह मैन वर्ब के रूप में हो, एंड देयर इज अनदर वर्ब टू लिंक विद दैट एट द टाइम, टू लिंक दैट अनदर वर्ब वी हैव टू यूज हाउ प्लस 2, not only 2 plus V1, we will have to use how plus 2 plus V1, यानी हाउ के साथ हमको जोड़ के लिखना पड़ेगा, अन्यथा ये गलत हो जाएगा हमारा। चलिए पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, इसके बाद मैं इसका उदाहरण लिखा रहा हूं जो एग्जाम्पल है। चलिए अब चलते हैं ऐसे सेंटेंस पर। उसे खाना बनाना आता है।
ये एक सेंटेंस है हमारा। देखिए, खाना बनाना आता है मतलब वह खाना बनाना जानता है। आना यहाँ पर कम वाला आना नहीं है, तो सबसे पहले उसे के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ही। अब आना का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, नो। देख लिया आपने, दैट मीन्स नो इज यूज्ड हेयर एज अ मैन वर्ब एंड देयर इज अनदर वर्ब इन द सेंटेंस। व्हाट्स दैट, खाना बनाना, दैट मीन्स कुक फूड। ही नो के साथ एस लगाइए, नोज, नोज हो गया। अब इसके बाद सिर्फ अगर लिख देंगे टू कुक फूड तो ये गलत हो जाएगा हमारा। क्यों भाई, क्योंकि नो जब आ गया हमारा तो जब भी कोई काम करते हैं कैसे करना है, इस चीज के लिए हम लोग हाउ टू का यूज करते हैं। तो क्या सही होगा, ही नोज हाउ टू कुक फूड, ये वाला हमारा सही होगा। इसमें ऊपर वाला गलत क्यों हो गया भाई, गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर हमारा नोज है। इसमें अब आगे देखते हैं, इस तरह का कोई भी सेंटेंस आपके पास जो भी होगा तो उसमें अगर देख लीजिए एक नो आ गया, नो अगर यूज हो रहा है मैन वर्ब के रूप में और उसमें दूसरा वर्ब भी है, कोई इन्फिनेटिव भी यूज हो रहा है, तो इन्फिनेटिव यानी 2+V1 को डायरेक्ट यूज नहीं करना है, उसको यूज करने के पहले आपको हाउ लगा देना है। सिर्फ बस इतना सा ध्यान रखना है, हाउ लगाना है। अगर नो आ रहा है तो उसमें हाउ लगाना ही। जैसे मुझे पढ़ना नहीं आता है, चलिए इसको बनाइए, मुझे पढ़ना नहीं आता है यानी मैं पढ़ना नहीं जानता हूं, ये भी बोल सकते हैं आप, या लिख सकते हैं इसको, और मैं पढ़ना नहीं जानता हूं। तो क्या हो जाएगा, आई नहीं जानता हूं, पहले ये बनाइए, मैं नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो। आपने देख लिया, अच्छा यहां जो है नो है, नो मैन वर्ब के रूप में है, डू डस के बाद V1 आया है, तो दूसरा वर्ब क्या है इसमें, दूसरा वर्ब है इसमें पढ़ना। कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड। यानी इस तरह के अगर सेंटेंसेस होंगे तो हम लोग इसी तरह से इसे बनाएंगे। चलिए आगे देखिए, इसमें आई डू नॉट नो हाउ टू रीड, ये यहां तक आ पहुंचे हम लोग। अब अगर कुछ भी ऐसा रहेगा, मान लीजिए क्या से शुरू है, क्या तुम उसे जानते हो। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे इसको, क्या कौन है, सब्जेक्ट क्या है, कौन जानता है, तुम। डू यू नो, किसको, उसे पता नहीं है कौन है, तो ही से रिलेटेड प्रोनाउन लिखेंगे, डू यू नो हिम। अब कोई बच्चा अगर बनाएगा, ये सही है, हो सकता है कोई बना रहा हो, डू यू नो हाउ टू हिम, ये गलत हो जाएगा। क्यों भाई, अब कोई कहेगा सर अभी तो आपने बताया कि जैसे नो आएगा तो आप हाउ लगा दीजिए। अरे मैंने ये भी तो बताया है कि अगर नो के बाद दूसरा वर्ब जुट रहा हो, यानी 2+V1 इन्फिनेटिव का यूज हो रहा हो, तभी हम इसको लगाते हैं, ये हाउ +2+V1। देखिए हाउ +2 बाद हिम V1 है, हिम तो प्रोनाउन न है, इस कारण से ये गलत हो जाएगा आपका। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप लोग नहीं बनाइए इस तरह से। जब भी बनाना है तो देख लीजिए सेंटेंस में क्या है, तभी बनाएंगे। अब इसके बाद अगला एक और रूल देखते हैं, किस तरह से एम्फैटिक करना सीख लेते हैं। देखिए अब आगे अगला रूल कौन सा होगा, जो भी है आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा।
शायद 4 नंबर होगा या 3 नंबर। देखिए इसमें क्या है, यदि कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ को, यूनिवर्सल ट्रूथ का अर्थ होता है सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाता हो, यानी कोई ऐसा सत्य जिसको हम लोग कभी नहीं झुटला सकें, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ या सार्वभौमिक सत्य या इसी को सार्वत्रिक सत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाता हो तो इसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है, चाहे ऐसे वाक्य की पहचान कुछ भी हो। यानी पहचान कुछ भी हो, अगर हमें पता चल गया कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है मतलब समझ जाइए कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल। सूरज पूरब में उग रहा है, उग रहा है। अब इसमें ये नहीं लिखेंगे द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ऐसा नहीं लिखेंगे इसको। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरब में उग रहा है, नया बात थोड़ी ही है, ये नई बात नहीं है। यह पहले से सूरज पूरब में उगता था, उगता है और उगता रहेगा, ऐसे सब सत्य, ये सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि यह इस तरह से नहीं बनेगा, यह बनेगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसको इस तरह से बनाइए। अब मान लीजिए हो सकता है कि यहां आपका कह दे कि उगेगा, तो भी यही बनेगा। अगर रहता यहां पर उगता था तो भी यही बनेगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों बनेगा? तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और जो सार्वभौमिक सत्य होता है उसे हम लोग अपने प्रेजेंट में रखते हैं, और प्रेजेंट में रखने के कारण इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही ट्रांसलेट करते हैं, इसे अन्य किसी टेंस में नहीं रखा जाता है। यह उगता था, उगता है, उगता रहेगा, इसका मतलब यह एक प्रकार से हैबिट भी हो गया है। और यह भी हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर्ता के हैबिट को बताता है, इस कारण से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, इसमें और कौन सा एक रूल और आता है। जैसे आप कोई भी पत्र वगैरह लेखन कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में प्रायः हमें लग जाता है कि कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी है जो पास्ट टाइम में घटी हो, लेकिन पास्ट टाइम में घटित होने के बावजूद उस पर हमें फोकस करना है, ज़्यादा फोकस करना है, तो आप हमेशा यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। So that's why present indefinite tense, it is the backbone of all tenses, because if we have present indefinite tense, we can write later, we can write article, we can write a small article, and in these we can easily use this tense. इस टेंस को हम लोग काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो खास करके आप लोग देखते भी होंगे, कोई पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला, तो जो घटनाएं हुई रहती हैं उन्हें प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही ट्रांसलेट किया गया रहता है। तो बहुत ज़्यादा यूज है इसका, इसलिए इसमें एसआर यानी स्पेशल रूल्स भी ज़्यादा हैं। अब देखिए कैसे इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले एक बार लिख लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके।
चलिए अब मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हैं आपको। सबसे पहले ऊपर में देख लीजिए करेक्ट टेंस कैसे पूछा जाता है, खास करके कॉम्पिटिटिव स्केल पर और या फिर आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में या फिर 10th के बोर्ड के एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए एक ट्रिक है ये कि यदि सेंटेंस में हैबिट बताने वाले कोई शब्द हों, जैसे हैबिचुअली, यूजुअली, नेचुरली, बेसिकली, इस तरह के कोई भी शब्द हों जिसमें लास्ट में अली लगा हुआ हो, ALLY, तो याद रखिएगा जिसमें अली लग गया समझिए कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा और दूसरे में नहीं जाएगा। अली लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो याद रखिएगा एक ट्रिक है, अली प्रेजेंट इंडेफिनिट के गली। अली किसके गली? प्रेजेंट इंडेफिनिट के गली। याद रखना है कि अली प्रेजेंट इंडेफिनिट के गली, जिसमें अली आ गया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के गली में चला जाएगा। अब देखिए ऑलवेज भी इसी श्रेणी में आता है। ऑलवेज का मतलब हो गया हमेशा। अगर ऑलवेज लगा रह गया और समय नहीं दिया गया है इसमें कोई, जैसे कुछ समय दे दिया जाता यस्टरडे या ये वो, तब तो बात अलग थी। लेकिन अगर टाइम नहीं दिया गया है और ऑलवेज लिखा गया है तो इसको हम लोग मानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहला नंबर देख लीजिए, ही ऑलवेज डैश अ सॉन्ग। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, सिंग, सिंग्स, इज सिंगिंग या सेंग, कौन सा होगा? सही उत्तर सोचिए। देखिए इसमें होगा इसका, चलिए पहले आप लोग सोच लीजिए इसके बाद फिर मैं बता रहा हूं। दूसरा नंबर है यूजुअली, राम यूजुअली डैश इंग्लिश। अब यहाँ अली आ गया, यूजुअली अभी आदत को बताने वाला शब्द है। अब यहाँ स्पीक है, स्पीक्स है, हैज स्पोकन है, स्पोक है, क्या होगा? देखिए दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा तो या तो V1 लगेगा या V5 लगेगा। तो इसमें देखिए ये और ये हो सकता है और इसमें ये वाला और ये वाला हो सकता है। C और D ऑप्शन तो यहीं पर छट गया क्योंकि इसमें हैज प्लस V3 है, इसमें V2 है। ये पास्ट का चीज आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का टेंस का है, इज प्लस V4, ये सेंग V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट का है। ये दोनों तो ऐसे ही छट गया हमारा। बचा हमारे पास 2 यहाँ पर ऑप्शन, 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, सिंग एंड सिंग्स। अब बताइए सिंग एंड सिंग्स में कौन सा होगा? अब तो आसानी से समझ गए होंगे आप लोग। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का चीज है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, यानी जिस वर्ब में एस लगा रहे वह सिंगुलर होता है। ही भी सिंगुलर है। सिंगुलर देखिए किसमें एस लगा, इसमें एस लगा हुआ है, ये होगी आपका इसका आंसर। अब आगे देखिए राम यूजुअली डैश इंग्लिश, राम भी सिंगुलर है। फिर से आ गया सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, देख लीजिए इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सा है? राम स्पीक्स। तो इस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। अब इफ वाला भी कोई प्रश्न आ सकता है, इफ वाले प्रश्न को भी देख लीजिए एक बार, पहले आप लोग इसको उतार लीजिए अच्छे ढंग से। चलिए अब देख लीजिए एक और इस तरह का सेंटेंस भी आपके सामने हाजिर हो सकता है। इस तरह से भी ये आपके पास प्रश्न पूछा जा सकता है। कंडीशनल जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा, इफ ही डैश देम गॉड विल हेल्प हिम। अब देखिए यहां पर हमने देख लिया कि विल प्लस V1 लगा हुआ है। देख लीजिए कि यदि इधर शैल विल यूज हुआ है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। यहां पर ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ही हो गया V1 या V5। अब V1 या V5 का मतलब है कि इसमें या तो ये यानी या तो A या तो C। बताइए ही के साथ क्या लगेगा? C, हेल्प्स। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए, इधर दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट और इधर लगाना है आपको। तो इफ राम कम्स हेयर सीता डैश देयर, गो है, गोज है, विल गो है और हैज गॉन है। तो सीता के साथ क्या लग जाएगा? इसमें विल प्लस V1 यूज होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर इधर है तो उधर फ्यूचर का यूज हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर ये नहीं बोलिएगा कि सर यहाँ पर तो समयांतराल बहुत कम लग रहा है। नहीं, ये यूनिवर्सल नहीं है, इसमें यूनिवर्सल वाला गुण नहीं है। इसमें राम है, सीता है, आना जाना, ये यूनिवर्सल इसके स्थिति कंडीशन को नहीं दिखा रहा है, इसलिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगाएंगे। इसमें हम शैल विल का ही यूज करेंगे अगला सेंटेंस में जो आपका प्रिंसिपल क्लाउज है इसमें। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद अब हम लोगों का जो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस रह जाएगा, जैसे कि इस पर प्रैक्टिस क्या करना है। तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ इसके बाद आपको कुछ
मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए कि कहाँ पर क्या भराएगा। लेकिन ज़्यादातर ये अभी तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया है आपको, तो आपको ये एकदम आसानी से आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर V1 या V5। लेकिन जब हम कम से कम प्रेजेंट टेंस को पूरा जब पढ़ लेंगे तब हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हो गए, उसमें हमें चुनने का मौका मिलेगा कि ये कौन सा है। तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा सबसे लास्ट में जब पूरे प्रेजेंट टेंस को ख़त्म कर देंगे उसके बाद पढ़ना। तो आज हमारा सिर्फ स्पेशल रूल खत्म हुआ है, इसके बाद हम लोग अब चलेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पर, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप लोग इस चीज़ पर प्रैक्टिस कीजिए। अभी इसका एक और चीज़ बाकी, एम्फैटिक बनाना। एम्फैटिक को बनाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, कुछ कुछ जगह पर एम्फैटिक जहाँ बनाना होगा वहाँ कुछ नहीं, डू या डस प्लस V1 के साथ यूज़ कर दीजिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस को भी। जैसे चलिए एक दो सेंटेंस देख ही लेते हैं हम लोग। जैसे एम्फैटिक कैसे होगा, एम्फैटिक सेंटेंस किसका एम्फैटिक बता रहे हैं, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह जाता ही तो है। अब देखिए इसमें लग गया क्या, ही तो क्या बना दिया, इसको ही तो बना दिया, एम्फैटिक जोरदार बना दिया। कुछ नहीं करना है इसमें सीधे सीधे सब्जेक्ट के साथ डू डस, सीधा V1 या V5 नहीं लगाना है, ही डज गो। तो अगर सीधा सीधी डू या डज लगा हो, ऐसे लगना चाहिए था ही गोज। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ सीधा V1 या V5 यूज हुआ है। लेकिन अगर देख लेंगे कि सेंटेंस जोरदार है तो जोरदार बनाने के लिए कुछ ना कुछ वजन बढ़ाना पड़ेगा ना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर में वजन बढ़ा, किस चीज में वजन बढ़ा सकते हैं भाई, तो इसमें डू या डज हम लोग पहले से यूज कर लेते हैं। तो इसका वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया मतलब जोरदार हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग लिखते ही गोज तो अर्थ होता वह जाता है, और ही डज गो अगर लिख रहे हैं तो इसका अर्थ हो गया वह जाता ही तो है। तो अब आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। और अब इससे थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस जो बनाने के लिए हम लोगों के पास, बड़े सेंटेंस पर हम लोग जब पूरे प्रेजेंट टेंस को खत्म कर देंगे तो एक साथ फिर चलेंगे और बड़े बड़े सेंटेंसेस को बनाएंगे। उसका एक सेशन हमारा अलग से ही होगा प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म करने के बाद। तो तत्काल आप लोग पूरा का पूरा इसका पढ़ करके अच्छे से नोट्स बनाइए और घर में रह करके अभी इस पर एक्सरसाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज का क्लास हम लोग यहीं पर आज अंत करते हैं, इस क्लास का यहीं पर द एंड करते हैं इस क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः एक नए टॉपिक के साथ यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सेफ रहिए। ऑल द बेस्ट।